एक मकर लगन की कुंडली बनाइए। जी, अभी बना है। मकर लगन है, शनि अभी यहीं पर है। मुझे बताइए प्लेसमेंट ऑफ द प्लैनेट्स। शनि मकर में है गुरुजी, रेट्रो। ठीक है, आगे। कुंभ में है जुपिटर रेट्रो। मीन खाली। बस प्लैनेट जिसमें है वो बोलते जाइए। हाँ, टॉरस में गुरुजी मून है, राहु है, मरकरी है। जेमिनाई में सन है। कैंसर में वेनस और मंगल है। और स्कॉर्पियो में केतु है। और एक प्लेनेट कौन सा छूट गया? सोविक देखना है, एक प्लेनेट कौन सा छूट गया। सन गुरुजी सन कहाँ है? जेमिनाई में सन। अ, आपने ये कुंडली, ये चार्ट बना लिया है। जुपिटर कहाँ बोला आपने? जुपिटर सेकंड हाउस में कुंभ राशि। ओके। इस प्रकार से आपने जो कुंडली बनाई है, अब अपनी अपनी कुंडली बना ली। सिर्फ ब्लैंक कुंडली बनानी है आपने अपनी, यानी कि आपने अपने लगन की कुंडली बनानी है। आपने अपने लगन की, जैसे सौभिक का अगर वृष लगन है तो वो वृष लगन के हिसाब से कुंडली बना के रखिए। ये बहुत ही सिंपल टेक्निक है। अब जो गोचर में जो ग्रह जिस राशि में है, गोचर में जो ग्रह जिस राशि में विराजमान है, उस ग्रह को उसी राशि में, जो आपके अपनी जन्म पत्रिका की राशि है, उस ग्रह को वहां पर प्लेस कर दीजिए। जैसे आपको मकर राशि में शनि डाल देना है। अब जैसे सौविक है तो इन्हें शनि को कहाँ स्थापित करना है? 9th हाउस में। तो 9th हाउस में स्थापित कर देंगे, 10th में गुरु को स्थापित कर देंगे। इस प्रकार से आपने अपने ग्रह गोचर को अपने नेटल चार्ट में सुपर इम्पोज कर देना है। सबने बना लिया? जी सर। अब आपको समझ में आया हमने क्या किया? हाँ जी सर। हमने सिर्फ गोचर के का जो ग्रह स्थिति है उसको अपनी लगन कुंडली में सुपर इम्पोज कर दिया, यानी कि जो ग्रह ट्रांजिट में जिस राशि में मूवमेंट कर रहा है उसको अपने जन्म पत्रिका की राशि में रख दिया, बस और कुछ नहीं किया। ठीक है। अब यहाँ से दो तीन तरह से आप प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। पहली प्रेडिक्शन होती है डेली रूटीन की, आज का दिन कैसा बीतेगा, आज का दिन कैसा बीतेगा। दूसरी, किस चीज के लिए मुझे कौन सा समय चुनना चाहिए। तीसरा, किसी भी समस्या को समझने के लिए कि ये कितने दिन तक और परेशान करेगी, को आपने गोचर से देखना है। सबसे पहले मैं आ रहा हूं पर डे का बताने वाला। जैसे जो ज्योतिषी लोग टीवी पर आके आपको बताते ना, क्या बोलते, नित्य प्रतिफल, क्या बोलते, भविष्यवाणी। राशिफल, राशिफल, हाँ, राशिफल। आज का राशि एक्चुअली में मैंने कभी पढ़ा नहीं तो इसलिए मुझे मालूम नहीं है। मेरा एक नियम है, आपने यूट्यूब पर भी देखा होगा, कभी मैंने राशिफल नहीं पढ़ा। मेरी इस बात से हमेशा झगड़ा रहा है कि जो राशिफल पढ़ रहा है वो बेचारा क्या ज्योतिषी है। यस सर। पर चलिए कोई बात नहीं, शुरुआत के लिए आप कीजिए। तो उसमें करना क्या होता है, आपने चंद्रमा की स्थिति को देखना होता है। आज का दिन आपका मन कैसा रहेगा? मन में उदासी रहेगी, हताशा रहेगी, निराशा रहेगी, या इसके विपरीत आप में जोश रहेगा, खुशी रहेगी, प्रसन्नता रहेगी, मित्र से मिलना होगा, क्या रिश्तेदार से मिलना होगा? आज का दिन कैसा जाएगा बाय द पावर ऑफ द ट्रांजिट। यस सर।
चंद्रमा को देखना है। तो अमृता जी की कुंडली से ही मैं बता रहा हूँ। अमृता जी, आप अगर कैमरे पे ही रहते तो अभी तक और कुछ ज्योतिष सिखा देता आपको। जो कैमरे से गायब रहते हैं मुझे वो याद ही नहीं रहते, है ना। चलो आज आपके हिसाब से ही बता रहा हूँ। तो आज के दिन आपका चंद्रमा इस समय 11वें भाव में चल रहा है, हाँ जी, और वहां पर देख रहे हैं गोचर में राहु भी बैठा है और बुध भी बैठा है। कर्क लगन वालों के लिए राहु और बुध दोनों ही खराब है, और दोनों ही चंद्रमा को बड़े परेशान करने वाले हैं। और 11वां भाव कर्क लगन वालों के लिए बाधक भाव है, बाधा कारक है। तो हम क्या कहेंगे, जिनका भी कर्क लगन है उनका दिन कैसा रहेगा। अब आपने दिमाग में इमेजिन करना है कि राहु चंद्रमा की युति है, बुध चंद्रमा की युति है। अब आप जितना इसमें गहरा जा सकते हैं जा सकते हैं। एक तो मोटा मोटा फल निकल करके आया कि चंद्रमा पीड़ित हो गया। अब आपने क्या करना है, आपने अपनी मेन कुंडली से कंपेयर करना है, क्या वहां पर चंद्रमा कमजोर है या बली है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, नहीं तो सबके साथ कर्क लगन वालों के साथ एक ही घटना हो जाएगी। पर हम जब देखते हैं तो ऐसा नहीं होता। तो वो कैसे फाइंड आउट करना, उसका मैं तरीका बता रहा हूँ। तो आपने चंद्रमा के कुंडली में जो आपका मेन चंद्रमा है, यानी आपकी कुंडली का चंद्रमा है, उसको देखना है। अगर वो बलवान है तो इस स्थिति का इफेक्ट मात्र 5 से 10% पड़ेगा। मूड्स में वेरिएशन, राहु चंद्रमा क्या देता है, मूड्स में वेरिएशन देता है, अग्रेशंस देता है, और आदमी को फील होता है कि मुझे इमोशनली किसी ने चीट कर लिया है। रिलेशनशिप में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने फलाने आदमी के ऊपर विश्वास कर लिया है। ये राहु चंद्रमा की स्थितियां देती हैं, और उसे हमेशा लगता है कि मैं, भगवान ने मुझे ऐसी परिस्थितियां दी हैं जिसके कारण मैं खुश नहीं हो पाती। मैं खुश तो बहुत होना चाहता हूं पर नहीं हो पा रहा हूं, क्योंकि भगवान ने मुझे ऐसी परिस्थितियों में फंसा दिया है। कि मैं आपको सामान्य रिजल्ट बता रहा हूं राहु चंद्रमा के। एंड बुध चंद्रमा, पैसा कमाऊं कि घूमने जाऊं, पैसा कमाऊं कि घूमने जाऊं, पैसा कमाऊं कि फिल्म देखूं, पैसा कमाऊं कि सो जाऊं, पैसा कमाऊं कि पेंटिंग बनाऊं। बड़ी भारी अंतर्द्वंद वाली स्थिति बन गई। यही बुध चंद्रमा है। अच्छा योग बिल्कुल नहीं है। आप गलत डिसीजन ले जाएं वो अच्छा हो सकता है। जिंदगी के किसी मुकाम पर आकर के उसे आप ठीक कर सकते हैं। जिस दिन आप दो राह पे फंस जाओ, वो सबसे ज्यादा टिपिकल सिचुएशन होती है लाइफ की। दो राह पर नहीं फंसना। तो हमने हमारे नेटल चार्ट पे चंद्रमा को देखा, हमने आज की चंद्रमा की स्थिति को देखा, दोनों में कंपेयर करा। यदि चंद्रमा हमारा कमजोर है और आज का चंद्रमा भी कमजोर है, ये डिप्रेशन का योग है। यानी आज का दिन कैसा जाएगा, डिप्रेशन वाला जाएगा। कर्क लगन वालों के लिए तो स्थिति और भी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि उनका तो क्या है, मेन प्लेनेट ही वही है, जीवन का प्लेनेट वही है, लाइफ का प्लेनेट वो है। तो उनका आज का दिन कैसा जाएगा, बड़ा बकवास, बड़ा बकवास जाएगा। हताशा, निराशा, परेशानी, झगड़ा, मुसीबत, ऑब्स्टेकल, परेशानी, ये सब डिपेंड्स अपॉन उनका खुद के नेटल चार्ट का चंद्रमा कैसा है। अगर वो बली है तो इम्पैक्ट केवल 10 से 15% से ज्यादा नहीं आने वाला। अगर कम है, मतलब पीड़ित है चंद्रमा कुंडली में, तो ये बहुत ज्यादा परेशान करेगा। अब आप कहेंगे कि ये तो कर्क लगन की बात हो गई, पर हम तो सब अलग अलग लगन के, हम क्या करें। तो चंद्रमा तो सबका है। नंबर एक मोटा मोटा बात, आज चंद्रमा
सभी का खराब है गोचर के अनुसार, पर किसके किस पॉइंट पर इफेक्ट करेगा? चंद्रमा आपकी कुंडली में जिस भाव का स्वामी है उस भाव को ही पीड़ा पहुंचाने का काम करेगा। जरूरी नहीं मन की ही स्थिति खराब हो। जैसे चौथे भाव का अगर स्वामी है, कोई मेष लग्न का व्यक्ति है और चौथे भाव का स्वामी है, तो क्या होगा? घर में तनाव पैदा हो जाएगा, खुद के घर में शांति नहीं होगी, या कोई ऐसा आदमी आ जाएगा घर में, सदस्य कोई मेहमान, जिससे हमें चिढ़ होगी और हम बार बार पूछते फिरेंगे कि अतिथि तुम कब जाओगे। अब टेंशन हो गई कि अतिथि कह रहा है मैं नहीं जाऊंगा, कर लो जो तुमने कुछ करना है। और अब वो अतिथि कब जाएगा? जब चंद्रमा राहु से बाहर निकल जाएगा तो अतिथि घर से जाएगा। यानी कि जिस भाव के स्वामी से रिलेटेड आप प्रॉब्लम को झेल रहे हैं, फिर प्रश्न ये उठता है, ये तो आपने बता दिया प्रॉब्लम है, पर प्रॉब्लम से मुक्ति कब होगी? प्रॉब्लम से मुक्ति जब होगी जब चंद्रमा राहु को छोड़कर मिथुन राशि में चला जाएगा, अगले भाव में चला जाएगा, तो उस चीज से, उस दबाव से आपको राहत मिलेगी। क्लियर बात? तो जिनके लिए मन का कारक, मन का ग्रह है वो मन को खराब करेगा, खोपड़ी का ग्रह खोपड़ी को खराब करेगा, संतान का ग्रह है तो संतान को लेकर के टेंशन करेगा। ये आपने अपने हिसाब से देख लेना है। अब मान लीजिए आप कह रहे हैं जी मैंने जमीन खरीदनी है, आज मैं जमीन का सौदा करने जा रहा हूं, तो हमने गोचर की स्थिति को अगर देखना है तो फिर किस तरह से देखेंगे? हमने सिंपल ये देखना है कि आज मंगल ग्रह की स्थिति कैसी है। तो मंगल ग्रह तो नीच राशि में है, पर आपने फिर वही सूत्र अपनाना है, अपनी मेन कुंडली का मंगल देखना है, क्या वो बली है, बलवान है, क्या वो कमजोर है। अगर जिनका मंगल कमजोर है कुंडली में, और इस समय भी कुंडली में गोचर में मंगल कमजोर चल रहा है, भूल करके भी जमीन खरीदने की बात ना करें। बेचेंगे तो घाटे में, खरीदेंगे तो घाटे में। खरीदने में घाटा कैसे होता है? महंगी खरीदी जाएगी, बाद में पता चलेगा बेवकूफ बना दिया, और बेचने पर यार हमसे तो लुट गए, सस्ते में चली गई, हमें तो बेवकूफ बना दिया। दोनों में ये फीलिंग आएगी या सौदा ही नहीं हो पाएगा, आपस में कोई बात ही नहीं बनी। तो अब जमीन का मामला कब सुलटना चाहिए? जब ये कर्क राशि से चंद्र मंगल बाहर आ जाएगा। अब देखने वाली बात क्या है कि दो ग्रह वक्री हैं, एक शनि वक्री है और एक गुरु वक्री है। अब आपने ये देखना है कि तुम्हारी खुद की कुंडली में गुरु कैसा है, क्या गुरु वक्री है? अगर गुरु वक्री है और इस समय भी गुरु वक्री है तो रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। जिन लोगों का गुरु वक्री होता है और ट्रांजिट में गुरु वक्री नहीं होता है, उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल पाते हैं गुरु के। ये बात पर आप हर चीज में ये जरूर देख लेना कि आपकी कुंडली में गुरु किस लिए बना है, उसका बलाबल क्या है, ये जरूर देखना है, अन्यथा बात नहीं समझ में आएगी। गुरु वक्री है, इसका मतलब कि गुरु पावरफुल चल रहा है इस समय। अगर आपका बाय बर्थ भी गुरु वक्री है, इसका मतलब पावरफुल है। तो आपका ज्ञान के प्रति झुकाव विशेष रूप से रहेगा। सेकंड चीज,
गुरु आपकी कुंडली में जिन जिन भावों का स्वामी है, जैसे अमृता जी की कुंडली में नवम भाव का स्वामी और छठे भाव का स्वामी, और अगर इनकी कुंडली में गुरु वक्री है, क्या अमृता जी गुरु वक्री है आपकी कुंडली में? नहीं है, आपने म्यूट कर रखा है। सर गुरु नहीं, वक्री नहीं है सर। अब यहाँ पर क्या समस्या है? अब देखिए, बड़ा काम की बात आई है निकल करके। इनकी कुंडली में गुरु मार्गी है और गोचर में क्या हो रहा है? गुरु वक्री हो रहा है। अब वक्री गुरु क्या रिजल्ट देगा? एक तो ये बात है, पावरफुल हो गया ब्रह्मांड में इस समय। गोचर में जब पावरफुल हो गया कि नहीं हो गया? अब यहाँ पर हमें समझने वाली बात ये है, वक्री गुरु सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, पर मेटेरियलिस्टिक चीजों के लिए अच्छा होता है। कर्क लगन में गुरु एक मेटेरियलिस्टिक भाव को दिखाता है और एक हेल्थ वाले पॉइंट को भी दिखाता है। छठा भाव क्या है? छठा भाव रोग का है। तो यहाँ पर छठे भाव के एक्टिवेशंस के रिजल्ट ज्यादा आएंगे। तो छठे भाव से क्या आता है? रोग, मानसिक कष्ट, परेशानी, पीड़ा। छठे भाव में आपका लीवर है, आपकी पेनक्रियाज है, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड तकलीफ हो सकती है। वक्री ग्रह है तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम। पर भाग्य का मामला वो अच्छा रहेगा, कई तरक्की है, उन्नति है, लक फैक्टर देखना है, वो इट्स गुड। पर कितना गुड, हाउ मच जरूर लगा लेना। हाउ मच? बीमार तो व्यक्ति कितना बीमार, लकी तो व्यक्ति कितना लकी। तो कर्क लगन के हिसाब से गुरु अष्टम भावगत है। अब फिर परेशानी बढ़ गई, भाग्य भाव के लिए लॉस में चला गया। तो भाग्य भाव में लॉस का मतलब होता है अपॉर्चुनिटी आएगी बिल्कुल सामने से चल करके, पर जो फायदा हमें मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाएगा। तो हमें ऐसा लगेगा हम चूक गए, बस थोड़ा सा चूक गए। पर बीमारी का मामला क्या है? छठे का स्वामी अष्टम में चला गया, छठे का स्वामी अष्टम में चला गया। क्या विपरीत राजयोग बना? जवाब दीजिए आप लोग। बन रहा है सर। यस बन रहा है। पाप ग्रह मंगल की दृष्टि है सर। ट्रांजिट में शनि वक्री होता है तो खराब रिजल्ट्स देता है, जुपिटर वक्री होता है तो गुड रिजल्ट्स देता है। अभी बताऊंगा, पहले एक चीज को समझ लीजिए कि गुरु आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहा है, कुंभ राशि में। बात ठीक है? छठे का स्वामी होकर के अष्टम भाव में कुंभ राशि में वक्री स्थिति में ट्रांजिट कर रहा है। सचिन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जब भी विपरीत राजयोग वाला ग्रह जितना ज्यादा पीड़ित और कमजोर होगा, राजयोग उतना सक्षम बनेगा। मंगल की दृष्टि देखी, बहुत बढ़िया देखी आपने, बिल्कुल ठीक कहा। विपरीत राजयोग के फलने की उम्मीद बढ़ गई, पर चूंकि गुरु वक्री हो गई, वक्री होने से उसकी ताकत बढ़ गई। अच्छा। अब विपरीत राजयोग का मतलब क्या? विपरीत परिस्थितियों में तो फंसाएगा और उससे वापस निकाल देगा। अब ये विपरीत योग बन गया, विपरीत परिस्थितियों में अगर फंसा दिया तो निकलना मुश्किल कर देगा। अच्छा अच्छा। वो डूबा है ना अष्टम में, उसकी ताकत बहुत है, अब निकालेगा कौन उसको बाहर? कमजोर होता तो बहुत अच्छी बात थी, बात बन जाती, और मंगल ऊपर से देख रहा था तो बढ़िया विपरीत राजयोग बन जाता। तो उसमें क्या होता कि इनके साथ अगर थोड़ी बहुत भी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम या कफ
कफ की प्रॉब्लम, क्योंकि कफ जो है गुरु का कफ आता है, गुरु कफ रोग जो होते हैं गुरु के अंडर में होते हैं। गुरु शुक्र चंद्र 3 ग्रह कफ कारक होते हैं, तो कफ बढ़ाएगा। अगर इनमें से कोई है तो ये डॉक्टर इनको जो सलाह देता है, ये प्राणायाम करके, डाइट करके, उपवास करके, और भी 10 बीमारियां जो आने वाली थी उनको भी रोक देते। तो ये होता है विपरीत राजयोग का मतलब। अगर सर जैसे परिस्थितियां यही रही, गुरु अगर मार्गी हो गया कुछ दिनों बाद, तो और ये किसी समस्या में होंगी इस तरह की, तो बाहर निकल जाएंगी उस समय? नहीं 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 नहीं, मार्गी होगा तो फिर हाँ, फिर चांस है, क्योंकि इसी भाव में रहेगा कुछ और टाइम हाँ तक। वो परेशान बहुत करेगा पर वो निकाल देगा। इस समय दिक्कत ज्यादा हो सकती है, छठा भाव एक्टिवेट है, ऐसे देखा जाता है। सिंपल इंतजार करना पड़ेगा, जो स्थिति मनोकूल नहीं है। अब जैसे नेक्स्ट मीन राशि में जाएगा गुरु, तो छठा भाव का स्वामी स्वगृही हो गया। अब ये अच्छी बात हुई बुरी बात हुई? ये तो ठीक है सर। सही है। कैसे ठीक है भुवनेश्वर जी? छठा भाव मजबूत हो गया। सर वो अपने घर में आ गया अब, मतलब। हाँ तो मजबूत हो गया ना। हाँ जी, हाँ जी। हाँ तो फिर मजबूत होने का क्या फायदा हुआ? छठे भाव का क्या फायदा हो गया? मतलब लड़ने के लिए तैयार, मुकदमे के लिए तैयार, बीमारी के लिए तैयार, हाँ ये तो है सर। रेडी टू फाइट। यही है दृष्टिकोण ज्योतिष में, अलग अलग। अगर आप क्षत्रिय हैं तो आप कहेंगे वाह इट्स ए गुड सिचुएशन। अगर आप ब्राह्मण हैं तो आप कहेंगे अरे यार ये बड़ी बकवास सिचुएशन। वैश्य हैं तो प्रॉफिट कैसे कमाया जाए, शूद्र हैं सेवा कार्य कैसे करा जाए। तो सबके दृष्टिकोण अलग अलग हैं। आप अपनी कुंडली में देखिए आप किस राशि के व्यक्ति हैं। अगर आप क्षत्रिय राशियों के अंदर आते हैं, मेष राशि जैसे क्षत्रिय राशि है, तो आप कहेंगे अरे वाह पावर मिल गई, अब तो फाइट करेंगे, छठा भाव मजबूत हो गया है। तो आपने जब गोचर को देखना है तो उसका हर एस्पेक्ट को देख करके चलना। अब जैसे शनि की बात करें, शनि सप्तम भाव में बैठा है और वक्री होकर के बैठा है। अब यहाँ पे रूल बदल गया, यहाँ सीन चेंज हो गया। सप्तम भाव में शनि वक्री होकर के बैठा है। अब सप्तम भाव के रूल समझो। सप्तम भाव में कोई भी ग्रह नीच का नहीं होना चाहिए, पापग्रस्त नहीं होना चाहिए, वक्री नहीं होना चाहिए। अगर वक्री है सप्तम भाव में जो भी गोचर कर रहा है, तो सारे कर्क लगन वाले, क्योंकि उनके सभी के ही मकर राशि से शनिदेव गुजर रहे हैं और वक्री होकर के गुजर रहे हैं, पति पत्नी के बीच में व्यर्थ का तनाव शुरू हो सकता है, व्यर्थ का तनाव। पर सप्तम भाव डे टू डे इनकम का भी है, डे टू डे इनकम को बढ़ा देगा। यूरिनरी प्रॉब्लम का भी है, अगर यूरिनरी प्रॉब्लम है उसको इंक्रीज कर सकता है। तो आपको गोचर में ये पता होना चाहिए कि कौन सा ग्रह किस चीज को इंक्रीज करेगा, किस चीज को डिक्रीज करेगा। रेफरेंस पॉइंट आप अपनी कुंडली का जरूर रखें। मान लीजिए अब कोई शख्स आप में से कहता है जी मैं कर्क लगन का हूं पर मेरा शनि चौथे भाव में बैठा और उच्च का है और मेरा शुक्र ग्रह भी अच्छा है, और अगर वो महिला है तो कहती है मेरा तो मंगल भी बहुत अच्छा है, उसको कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। जो भविष्यवाणी मैं कर रहा हूँ सारी की सारी गलत सिद्ध होगी। यदि कोई तनाव नहीं है, सब प्रेम ही प्रेम है, उल्टा प्रेम बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हो गया ना ये मामला। इसलिए आपको अपना नेटल चार्ट देखना बहुत जरूरी है। अगर वहां पर सप्तमेश और कारक, मैरिज के कारक
अगर स्त्री हैं तो पति का कारक मंगल, और अगर पुरुष है तो स्त्री का कारक, पत्नी का कारक शुक्र। अगर वो बली है आपकी कुंडली में तो गोचर का इम्पैक्ट ना के बराबर होगा। कभी कभी तो यह है कि पता ही नहीं चलेगा। अगर वो कमजोर हैं तो मामला गड़बड़ बढ़ जाएगा। समझ में आई बात? जैसे इस समय शुक्र मंगल एक साथ बैठे हैं, तो मंगल नीच का बैठा है, तो शुक्र मंगल की युति कर्क लगन वालों के लिए अच्छी नहीं। एक तो मंगल नीच का हो गया, महायोगाकारी ग्रह, ऊपर से बाधक ग्रह शुक्र साथ में बैठ गया। अब यहाँ पर जो महायोगाकारी ग्रह तो बेचारा कमजोर हो गया, जो बलवान होना चाहिए था, और साथ में कौन बैठ गया? बाधक ग्रह बैठ गया। तो मंगल पंचम भाव का स्वामी है, दसम भाव का स्वामी है। तो दसम भाव से रिलेटेड और पंचम भाव से रिलेटेड बाधाएं आती हैं, और ये बाधाएं बार बार आती हैं। अमृता जी समझ में आया? हाँ जी सर। कोई पॉइंट नहीं समझ में आ रहा तो आप बात कर सकते हैं, हम उस पर डिस्कस करेंगे जरूर। सर अगर यहाँ सर्वाष्टक में 28 से ज्यादा अंग वो बिंदु हो तो तब भी फल खराब करेगा? वो आपको देखना है कि 28 से ज्यादा है तो बहुत कम करता है, देखो ना अभी के दे दो, बराबर। अभी दे दे। अब ये सर ये जो अक्सर मैं गोचर को लेता कम हूँ, उसका इम्पैक्ट जी। बहुत ज्यादा देखने में कम ही पड़ता है। सिर्फ एक चंद्रमा को छोड़ दो पर डे के, जैसे कोई कहता है ना फोन करके, आज मैं गुरुजी मैं बहुत परेशान हूँ। क्यों परेशान है? बस जी मन उदास है। क्यों उदास है? बस पता ही नहीं जी, डर सा लग रहा है। मैं तुरंत गुरु चंद्रमा को देखता हूँ, ओहो। अच्छा, मुझे बहुत जो पुराने क्लाइंट्स हैं उनका याद भी रहता है कि इसका चंद्रमा पीड़ित है या अच्छा है या बढ़िया है, तो मैं कह देता हूँ कोई बात नहीं, परसों तक तेरा ठीक हो जाएगा, इतने बज के इतने मिनट के बाद तो ठीक हो जाएगा। और वो बड़ा हैरान होता है, वो फोन करता है, गुरु जी हाँ अब मैं कुछ अच्छा महसूस कर रहा हूँ, आपने कहा था 10 बजे के बाद ठीक हो जाएगा, नेट 10 बजे के बाद ठीक हो गया, मुझे तो ऑर्डर भी मिल गया। और वो सोचते चमत्कार है गुरु जी चमत्कार है, गुरु जी मैथमेटिक्स जानते हैं, ज्योतिष का। अमृता जी कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी सर, तो बेसिकली गोचर इज करंट सिचुएशन। ऑल्सो हम अपने चार्ट में वो ही प्लैनेट्स करंट सिचुएशन जो अभी प्लैनेट्स जो चल रहे हैं उसी टाइम अपने चार्ट पे लगा के हम उसको एनालाइज करेंगे। बेसिकली यही है व्हाट आई वांट। यही बात। ठीक है। और उसको सर्वाष्टक वर्ग वाले चैप्टर में थे आप? उपस्थित थे क्लास में? नहीं सर, वो क्लास मैंने मिस कर दी। कोई बात नहीं, आप उसका देखिएगा, हाँ जी वीडियो जरूर देखिएगा, तो उससे आपको काफी कुछ पता लगता है। ठीक है सर। उसमें इस्तेमाल बेसिकली शनि वक्री खराब है एंड जुपिटर वक्री इज गुड, शनि वक्री इज बैड। डिपेंड्स ऑन द योर लग्न। आपका लगन, कुंडली का लगन क्या समझता है, शनि को क्या समझता है और गुरु को क्या समझता है? वो गुरु को तो भाग्य का मालिक समझता है, शनि को मार्केट समझता है। पर यही चीज अगर वृष लगन में हो जाएगी तो शनि अच्छी बात है, पर गुरु उल्टा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। मेष लगन वालों के लिए शनि खराब हो जाएगा, गुरु अच्छा हो जाएगा। तो डिपेंड्स ऑन द लगन। इसलिए मैंने कहा अपने चार्ट को जरूर देखना है, ठीक है, केवल ऐसे गोचर बना करके नहीं देखना। ठीक है सर। अपना जहाँ पर हमारा शनि प्लेस्ड है और हमारा गुरु प्लेस्ड है उसी के हिसाब से हमें फिर एनालाइज करना है। हाँ, देखना है कि बलाबल कितना है कितना नहीं है। ठीक है। जैसे मैंने कहा कि कर्क लगन वालों का अगर सप्तम भाव मजबूत है, अगर आप जैसे महिलाएं तो मंगल मजबूत है आपके चार्ट में, तो नीच के मंगल का और आपकी मैरिड लाइफ का नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। इसके विपरीत अगर आपकी कुंडली में मंगल कमजोर है और जैसे गोचर में इस समय मंगल वीक चल रहे हैं और साथ में शुक्र बैठ रहा है, तो पति की हेल्थ खराब हो जाएगी। पति की हेल्थ कहाँ खराब होगी? मंगल पेट का कारक है, ब्लड का कारक है,
ब्लड प्रेशर क्रिएट कर देगा, गुस्सा क्रिएट कर देगा, एनर्जी लो एनर्जी फील करेंगे। तो ये सब घटनाएं कहाँ हो रही है? पति के साथ, क्योंकि बाधा आ रही है। मंगल एनर्जी लेवल को लेकर के वो अपने आप में बाधाएं महसूस करेंगे कि इतना काम करने को मन नहीं कर रहा, मेरा ऑफिस जाने को मन नहीं कर रहा, या थका थका सा मैं महसूस कर रहा हूँ। ये उन लोगों के लिए है जिन महिलाओं का मंगल वीक है, ठीक है। अगर पुरुष है तो उसको शुक्र को देखना है, सिंपल। और एनी अदर क्वेश्चन रिलेटेड टू द गोचर? सर एक गुरुजी। नवमांसा भी थोड़ा सा बताए थे। गोचर का मतलब गो मैंने गऊ, चर मैंने चरने का स्थान है, गऊ के चरने का स्थान गोचर। दूसरा बात, गो को ग्रह भी कहते हैं, चर इस चराचर, जो चर मैंने चलायमान स्थिति मूवमेंट, ग्रह का मूवमेंट गोचर कहलाता है। कई इसके शब्दावली है, कई परिभाषाएं। हाँ जगदीश जी। सर एक बार ये नवमांसा भी बता देते सर। पहले एक तो कंप्लीट कर लो जगदीश जी, शुक्र करो मैंने बताया तो सही, मैं बताता ही नहीं हूँ गोचर। कमाल है सर, बताते क्यों नहीं बताते हो? मैं कहाँ बताता हूँ? और एक थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन थी सर, एक वो हाँ बोलिए, आप क्वेश्चन बोलिए बस। मैरिज के लिए जो आपने बताया था, मैरिज सेव करने के लिए एक लोटे के अंदर जल लेके, प्रोबेबली गंगा जल, उसके अंदर एक रुद्राक्ष डालना है, 7 हल्दी की गांठ और चांदी का सिक्का और दुर्वा। तो ये रुद्राक्ष एक मुखी होना चाहिए या 2 मुखी? कोई सा भी हो जगदीश जी, कोई भी जो ओरिजिनल मिल जाए। 5 मुखी रुद्राक्ष सबसे ज्यादा ओरिजिनल मिलता है। एक रुद्राक्ष होता है, एक भद्राक्ष होता है, ध्यान रखिएगा। 5 मुखी रुद्राक्ष सबसे सस्ता है, इसलिए नकली पना उसी में नहीं होता जो सस्ता है। आगे जैसे जैसे मुख बढ़ते चले जाते हैं, 7 मुख बढ़ने के बाद रुद्राक्ष महंगा होता है। 7 मुखी भी 500-600 रुपए का आ जाता है। ठीक है। हो ये सकता है आप लोगों को कोई महंगा दे, वो मैं कुछ कह नहीं सकता। हाँ तो ये पहली बार किस दिन, संडे से ही शुरू किया जाए काम? वो किसी भी दिन कर। ठीक है सर, ठीक, थैंक यू सर। ये गुरु के बारे में पूछना चाह रहा हूँ सर, कि कहा जाता है कि गुरु की दृष्टि सदैव शुभ होती है। अगर किसी लगन में गुरु अकारक हो, जैसे मकर लगन है, इसमें 12वें भाव और तीसरे भाव का स्वामी होता है सर, इसमें पहले बात तो अकारक नहीं कहा जाता, हम बोल देते हैं अकारक का मतलब जो करता ही नहीं, कुछ नहीं करता जी। और हर कुंडली में हर ग्रह कुछ ना कुछ करता है। जी जी जी, है ना? हाँ वो तो ऐसा अच्छा भरोसा करेगा सर। ये बकरी होने के बाद इसकी दृष्टि अशुभ रहेगी या मतलब सदैव शुभ रहती है दृष्टि? क्या देखिए, पिता चाहे चोरी करके लाए, चाहे बेचारा रेडी लगा के लाए, चाहे मेहनत करके लाए, चाहे घूसखोरी करके लाए, बच्चे के लिए उसकी निगाह एक जैसी रहती। चोर की, डाकू की, पंडित की और पुजारी की और टीचर की, अध्यापक की, सबकी निगाह एज ए पेरेंट्स, एज ए फादर अपने बच्चे पर एक जैसी रहती है। कोई नहीं चाहता कि उसका बच्चा डाकू बन जाए, बेशक वो डाकू हो। कोई भी नहीं चाहता उसका बच्चा गलत रास्ते पे चले, चाहे वो खुद गलत रास्ते पे चलता हो। तो ऐसे ही गुरु ग्रह चाहे वक्री हो चाहे मार्गी हो, वो कभी नहीं चाहता कि वो अपने बच्चे को, जहां उसकी दृष्टि जा रही है उसकी दृष्टि में दोष नहीं है। ठीक है सर। बेशक वो वक्री हो, जहां जहां वो देखेंगे वहां वो बहुत अच्छी बात कहीं ना कहीं कर देंगे, बशर्ते बल होना चाहिए, बिना बल के कुछ नहीं होना, है ना। जितना बलाबल होगा उसके हिसाब से अच्छा सर मिलेगा। नहीं, थोड़ा सर संशय था ना, जब भी ऐसा होता था ये यहाँ भ्रम आ जाता। अच्छा है तो ठीक है, अब बकरी हो गया, नीच हो गया, तब संशय हो जाता था उत्पन्न थोड़ा सा। क्या है भुवनेश्वर जी, जब कम पढ़े लिखे ज्योतिषी इकट्ठा हो जाते हैं, जी जी,
है, तो वो भ्रम में और भ्रम फैला देते हैं। समझ रहे हो ना, जी एक जी भ्रम होता है, एक ब्रह्म होता है। तो कब वो ब्रह्म को भ्रम कर दे और भ्रम को ब्रह्म कर दे, कुछ पता नहीं चलता है। तो वो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, नया नया जो जोशी होता है ना, जैसे हमारे यहाँ एक कहावत है, जी नया नया मुसलमान अल्लाह ही अल्लाह पुकारे। जब कोई व्यक्ति नया नया इस्लाम में घुसता है ना, उसको इस्लाम में सारी खूबियां नजर आने लग जाती है, और वो ये दिखाने की कोशिश करता है मुझसे बड़ा मुसलमान कोई नहीं, मैं ही मुसलमान हूं, कि मेरा ईमान सच्चा ईमान है। तो वो कहता है मेरे से, जब नया नया ज्योतिषी बनता है और बनता बनता नहीं है, उसको फीलिंग आने लग जाती है, रात को सपने आते हैं कि अब बन गया। वो स्वयं वो ज्योतिषी होता है, वो कहता है कल सुबह उठता है, कहता है भाई आज से मैं ज्योतिषी हो गया हूँ। तो वो उसे लगता है जो मैं बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ, जो मेरे सूत्र है वो बिल्कुल परफेक्ट है। तो वो बात को कहेगा अच्छा फलाना ग्रह, अच्छा ये बात ऐसे है, आप कहोगे नहीं नहीं ये बात ऐसी नहीं, अच्छा तुम्हारा ग्रह बकरी है गुरु, फिर तो देगा ही उल्टा काम। बंदा सोच में पड़ गया, हाँ यार बात तो ठीक कह रहा है, गुरु तो बकरी है, रिजल्ट तो मुझे मिल नहीं रहे। वो लॉजिकली नहीं, उसने पॉइंट को सेट करके अपना पिंड छुड़ा के भाग लिया बस, क्योंकि उसने अपनी बात ऊपर रख ली थी। जैसे हमारे हरियाणा में एक जो जाट की और तेली की लड़ाई होगी, तेली उसे कहते हैं जो तेल निकालते हैं, और उसने जाट को कह दिया जाट रे जाट 16 दूनी 8। अब जाट को समझ में नहीं आया क्या कहूं। जाट ने मैं कहा तेली रे तेली तेरे ऊपर कोल्लू, तेरे सर पे कोल्लू। तो बोला चौधरी ऐसा है, ये बात जमी नहीं, मेरी बात जम गई, तेरी बात जमी नहीं। बोला बात जमे ना जमे, बोझ तो मरेगा। बोला सर के ऊपर कोल्लू तो रखी दिया, बोझ तो मर। तो जो नए नए जोशी होते हैं ना, वो फिर जी उनमें एक तो अग्रेशन आ जाता है, ईगो आ जाती है, अग्रेशन आ जाता है, कि जो हम कह रहे हैं वो कैसे ठीक नहीं है। अगर हम कह रहे हैं ये आदमी 6 फीट का है तो होना चाहिए, अरे यार उसकी बीवी बैठी है वो कह रही है नहीं है भाई, वो तो बेचारा 5 फुट 4 इंच का ही है, तुम 6 फुट का क्यों करने में लगे पड़े हो। फिर वो कहते हैं अच्छा तो फिर कुंडली खराब है, कुंडली गलत है। भाई ऐसे नहीं है, हमें रिसर्च करनी है। रिसर्च का मतलब क्या है, आप गलत सिद्ध हो गए, अब हमें खुद को पॉइंट ढूंढने हैं हम क्यों गलत सिद्ध हुए, कौन से सूत्र थे जो अभी तक हमारे हाथ नहीं लगे। और जैसे जैसे हमारी यात्रा आगे बढ़ती चली जाती है, हमें नरमाई आती चली जाती है, और समझ में आ जाता है आटे दाल का भाव, कि हाँ हम गलत हो सकते हैं, क्यों नहीं गलत हो सकते। कोई ब्रह्मा जी थोड़ी है, हम बिल्कुल गलत हो सकते हैं। आज हमारा टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम था, तो सभी टीचर्स मिलते हैं हम महीने में एक बार, तो मैं वहां भी आज यही बात कह रहा था कि हमें ये नहीं सोचना है कि जो हम करा रहे हैं वही 101% ठीक है। स्टूडेंट्स के ऊपर ये कहना चाहिए आप लोग आगे बढ़ो, कोई दिक्कत आती है हमें बताओ, नहीं आएगा तो हम अगले दिन बताएंगे, आपके लिए प्रश्न का आंसर ढूंढेंगे। अगर आपको नहीं आता तो स्पष्ट रूप से कहो कि नहीं आता, ये पॉइंट मुझे क्लियर नहीं है तो नहीं, इसमें क्या होगा, कौन सा आफत है। कल आप सभी लोग बोले कि सीरीज बता दो, मैंने क्या कहा सीरीज का नहीं पता मुझे, एग्जैक्ट नक्षत्र पता है, नक्षत्र के गुण स्वभाव सब पता है मुझे, पर वो नई सीरीज में पता तो नहीं पता। इससे बेटर है ना कि मैं गलत सीरीज करवा के जाऊं, इससे बेटर है कि ना करूं, वो ज्यादा बेटर है। आज आपने पूछा गोचर करा दो, जबकि गोचर हमारे इस कोर्स में नहीं है और अक्सर मैं नहीं कराता, फिर भी मुझे लगता है कि बहुत बार लोग पूछते हैं कि जी गोचर क्या है, तो मैंने कहा आज इनका कर ही दो, आज गोचर सेट कर ही दो, है गोचर सेट कर दिया। ये इसलिए मैं नहीं करा रहा था, बहुत बड़ा असर मुझे देखने में नहीं आया, अनुभव में नहीं आया।
कुछ लोगों के लिए गोचर ज्यादा काम करता है और कुछ के लिए बिल्कुल कम। जिनकी कुंडली में चंद्रमा वीक है, जब जब चंद्रमा फंसेगा, चाहे राहु के साथ, चाहे केतु के साथ, चाहे नीच राशि में, चाहे सूर्य के साथ, उनके लिए चंद्रमा का गोचर मोस्ट इंपॉर्टेंट। जिनका लग्नेश जो ग्रह है वो जब जब फंसेगा उनके लिए वो ग्रह इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर मेष लगन का व्यक्ति है, अगर मंगल नीच का इस समय चल रहा है, उसके लिए मंगल इंपॉर्टेंट है, गोचर में कहा जा रहा है। कर्क लगन वालों के लिए चंद्रमा इंपॉर्टेंट हो गया, मेष लगन वालों के लिए मंगल इंपॉर्टेंट हो गया, धनु लगन वालों के लिए गुरु इंपॉर्टेंट हो गया। तो हर एक के लिए सारे ग्रह इंपॉर्टेंट नहीं है, 2 या 3 ग्रह। और मेरा यह मानना है जब आप कोई कार्य विशेष करने जा रहे हैं तो गोचर को एक नजर से देख लीजिए, आपको उससे थोड़ा फायदा मिल जाएगा। पर प्रेजेंट के कार्य के लिए कि मैं घर बनाने जा रहा हूं, घर बनाऊं कि ना बनाऊं जी, 1 महीने बाद बनाऊं कि अभी से शुरू कर दूं, अब ऐसे में गोचर देख लीजिए उसका मंगल की क्या स्थिति बन रही है। सिंपल सी बात है, आप उसको बताइए भाई थोड़ा सा रुक जाओ, इतनी देर के बाद बना लेना, और वो आपकी बात बिल्कुल सही निकलेगी। ठीक है सर, जो डेली का जो भाग्यफल वगैरह पढ़ते हैं टीवी पे, उनका एक टाइमिंग होता होगा, जो सनराइज का टाइम होता है उस टाइम से कैलकुलेट करते हैं? नहीं, चंद्रमा का आप पंचांग खरीद लाइए प्रवीण जी। पंचांग में चंद्रमा किस समय किस राशि में प्रवेश करेगा, इवन नक्षत्र में प्रवेश करेगा, कौन सा ग्रह किस नक्षत्र में प्रवेश कर रहा है, सबका टाइम दिया होगा ऑलरेडी। नहीं तो सॉफ्टवेयर जिंदाबाद, आपका टाइम डालिए तुरंत आ जाएगा है। अंदाजा लगा लीजिए, चंद्रमा ने 30 डिग्री चलना है, 2.25 दिन तक रहेगा एक राशि के साथ। अंदाजा लगा लीजिए कि ये जैसे देखिए 2 डिग्री का चंद्रमा हुआ है, आपने देखा कि परेशान कर रहा है, कह दीजिए भाई आज का दिन, कल का दिन और अगला आधा दिन, 2.5 दिन तक जो है आपको परेशान, थोड़ा 2-4 घंटे फालतू बता दीजिए ताकि वो बुखार उतरते उतरते उतर जाए। एक छोटी सी शंका है उधर। हाँ जी अरविंद जी बताइए। यह है कि नो डाउट गोचर से हम चंद्रमा को ही अधिक महत्व देते हैं, पर गोचर में कुछ ग्रह कभी कभी चलित में आ जाते हैं। जब चलित में ग्रह आ जाए तो उससे अपनी कुंडली के साथ कैसे मिले? सबसे पहले तो अरविंद जी आपने एक पॉइंट नोट किया होगा, क्योंकि अब तो आप भी पुराने स्टूडेंट्स में शामिल हो गए हैं, मैं कभी भी चलित का नाम नहीं लेता, उसके पीछे कुछ रीजनिंग है। जब से सॉफ्टवेयर आ गए हैं, चलित का महत्व पुरानी पुस्तकों तक सीमित हो गया है। क्या होता था कि जो भी ग्रह वक्री होता था वो आगे या पीछे भाव में असर पैदा करता था, तो चलित में वो उसको पीछे दिखा देते थे या आगे दिखा देते। जैसे कोई ग्रह 2 डिग्री का है, 2 डिग्री का है तो उसको एक भाव पीछे ही दिखा देते थे। मान लीजिए 10वें भाव में चंद्रमा है, हाँ जी, तो समझ गया। कहेंगे 9वें भाव में है जी, एक्चुअल में वो उसका कहने का मतलब है 9वें के रिजल्ट दिखा रहा है। अगर 29 डिग्री का कोई ग्रह है, मान लीजिए सूर्य 29 डिग्री का है, तो अगले भाव में उसकी स्थिति दिखा देंगे। 2 डिग्री 28 डिग्री अगर आ गया कोई ग्रह तो उसको आगे दिखा देंगे, 2 डिग्री से तक है तो उसको पीछे दिखा देंगे, अगर वक्री हो गया तो आगे पीछे दिखा देंगे। वो मान के चलते थे कि ये सही वास्तविक स्थिति है, पर अब सब कुछ लिखा जाने लगा है डिग्री सही सॉफ्टवेयर में, तो आपको एक बहुत बढ़िया आइडिया आजकल हो जाता है। पहले इतनी स्पष्ट तरीके से एजुकेशन का सिस्टम नहीं होता था। अगर हम डिग्री वाइज समझना चाहें, मैंने एक दिन आपको समझाया था कि अगर कोई ग्रह 28 डिग्री का है, इसका मतलब उसके पास बहुत सारा अनुभव है,
हाँ वो 0 डिग्री से 28 डिग्री तक की यात्रा कर चुका है ऑलरेडी। जैसे मान लीजिए आप में से कोई शख्स 60 साल का है, तो वो अगर मैं 42 साल का हूं तो मुझसे वो पहले ही 18 साल ज्यादा यात्रा कर चुका है। उसका एक्सपीरियंस 18 साल का मेरी अपेक्षा ज्यादा है, जीवन का अनुभव। और सूत्र में कहा गया अनुभव ही जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी है, कमाई है, ठीक। कमाई है। तो ग्रह में भी यही सूत्र काम करता है। अब कोई ग्रह 2 डिग्री का है, इसका मतलब ये है कि अभी उसका अनुभव बहुत कमजोर है, लो एक्सपीरियंस है। जैसे कहते हैं 19 साल का बच्चा है, उसने यार बिजनेस खड़ा करने के चक्कर में लग गया, मार खा गया, तो हम कहेंगे 19 साल का था, हो गया होगा यार, बच्चा है, कोई बात नहीं, हो गया होगा यार। पर वहां पे अगर 42 साल का आदमी मार खा जाए तो उससे सारे कहेंगे बेवकूफ, पंगे लिए क्यों थे, ठीक है सर, ठीक है। पहले सोचता। हम्म। बच्चे का हम मानते हैं गलती होना स्वाभाविक है, तो ऐसे ही 2 डिग्री का अगर कोई ग्रह है तो मानते हैं उसके द्वारा गलती होना स्वाभाविक है। यानी जो वो रिजल्ट दिखाना चाहता है ये कोई भरोसा नहीं दिखाएगा या नहीं दिखाएगा। नहीं दिखा, तो पक्की बात, चलिए ठीक मैं उसको बात। पहले ही एक भाव पीछे कर देते हैं कि भाई तुम जो नवम भाव दसम के रिजल्ट देख रहे हो वो नवम के हाँ समय नहीं है, नवम के समय। यस, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर। सर जैसे कुंडली मिलान में मंगल कई बार अष्टम भाव में रहता है और भाव चलित में वो नवम भाव में चला जाता है, तो हम मंगली मानना चाहिए उसको? या तो चलित को मानो या अपने सॉफ्टवेयर को मानो, दो में से कभी कंफ्यूज, अभी बताया ना, कंफ्यूजन में मत खड़े होना, चौराहे पर आके मत खड़े हो जाना कि अब जयपुर का रास्ता पकड़ो कि दिल्ली का पकड़ो, तो ना दिल्ली की बस पकड़ पाओगे ना जयपुर की पकड़ पाओगे। एक चीज डिसाइड कर लो, पहुंचना कहाँ है। अगर आप सॉफ्टवेयर अगर चला रहे हैं तो मैं कहता हूं चलित को भूल जाओ, सूत्रों को याद करो बस। अगर मंगल अष्टम में सॉफ्टवेयर दिखा रहा है तो अष्टम में ही रहने दो उसे। हाँ, वैवाहिक यस, मेलाप में तो ऐसे ही रहना चाहिए। हाँ, अब प्रश्न क्या था भुवनेश्वर जी, वो बताओ अष्टम के मंगल के। हाँ सर, वही कुंडली मिलान के लिए आता है ना सर, इसलिए वो लगन कुंडली में अष्टम में रहता है, भाव चरित आगे में वो नौ में दिखा देता है। अष्टकूट मिलान अपने आप में एक बड़ा विषय है। 8 कूट है, इनके क्या मायने हैं, उनके पीछे का लॉजिक क्या है, किस कारण, अगर मान लीजिए अष्टकूट मिलान नहीं दिया, अब आपने देखना है बकुट दोष है। अब वही बहुत सारे लोगों को नहीं पता ये बकुट दोष आता क्यों, कि भाई ये राशि से आ रहा है, राशि द्विद्वादश है कि षडाष्टक है, कौन सा आपस में राशि, फिर राशि का बकुट का मतलब क्या हुआ, पति पत्नी के बीच में क्या रहेगा। आप मैच मेकिंग में जिन लोगों को अष्टकूट का मतलब नहीं पता, जो अंग्रेज टाइप एस्ट्रोलॉजर हैं, वो कह देंगे जी ऐसा है, हम तो गुण गण के ऊपर नहीं देखते, हम तो ग्रह देखते हैं जी। ग्रह देखेंगे, देख लो वही ग्रह, इसका मतलब उसे अष्टकूट का नहीं पता है, सिंपल सी बात है। हाँ, तो भूगोल के तो नंबर भी ज्यादा है। नहीं, नंबर तो है, पर मैं ये कह रहा हूं कि जो अष्टकूट मिलान है, जो हम नंबर आगे मान लो 18 आगे, 22 आगे, 16 आगे, 17 आगे, किसी का बकुट दोष दिखा दिया, किसी का वर्ण दोष दिखा दिया, हमें मालूम नहीं है बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स को भाई ये वर्ण दोष का मतलब क्या हो गया, ये गण दोष का मतलब क्या हो गया। अब पति पत्नी के बीच में कोई कहता है गण दोष है, तो ये गण दोष से घटना क्या घटेगी, दोनों के बीच में क्या दोष आएगा गण दोष से, तो वो कहेंगे नहीं कि हम तो ग्रह देखेंगे, देख लो ग्रह। अब गण दोष में एक देवता गण और एक राक्षस गण आ गया तो क्या होगा भाई, लड़ाई होगी, युद्ध ही होगा। एक देवता होगा वो कहेगा देख भाई अब की बार थप्पड़ मार दिया ठीक है, अगली बार मारा तो ठीक नहीं होगा, अगली बार फिर थप्पड़ लग जाता बेचारे के, कहता चलो अब 2 बार हो गई, तीसरी बार तो मैंने किसी के बाप को नहीं बख्शा, तो वो तीसरी बार फिर थपेड़ देता है। वो कहता आज मंगलवार है इसलिए मैं एक्शन नहीं ले रहा हूँ, शुक्र कर मंगलवार को मारा नहीं, अगले दिन मारता तो मैं फिर देखता हूँ। तो वो है देवतागण। राक्षस जो है
देवता पर हमेशा भारी होते हैं। देवता हमेशा चालाकी से उसको विजय प्राप्त करता है। अब देवता में देखना पड़ेगा वो इंटेलिजेंस फैक्टर उसका कितना है, देवगण वाले व्यक्ति का। अगर वो रियल में इंटेलिजेंट है तो राक्षस को टैकल कर जाएगा, अदरवाइज मामला गड़बड़ है। मनुष्य और राक्षस, राक्षस तो मनुष्य को खा जाएगा जी। देवता तो फिर भी बेचारा इधर उधर छुप छुप के अपना दिमाग लगा के गुजारा कर लेगा। जैसे देखते हैं ना कई लोग बेचारे घर में छुप के एंट्री करते हैं, छुप के बाहर जाते हैं, फिर बहाना करते हैं कि आज तो ऑफिस में काम ही बहुत है आजकल, तो उनके ऑफिस में काम ही कुछ ज्यादा होते हैं, मीटिंग्स पे मीटिंग्स होती हैं। एक्चुअली वो बेचारे देवता गण के हैं और वो छुप के गुजारा कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। तो ये हमें बहुत कुछ बताता है जिंदगी के अंदर की वास्तविक कहानियां क्या चल रही है हमारी। योनि विचार में 4 नंबर में से 2 का क्या मतलब है, 1 का क्या मतलब है, 3 का क्या मतलब है, 4/4 का क्या मतलब है। ये पूरा एक सिस्टमेटिक एक सिलेबस की तरह पढ़ी जाने वाला चीज है। 8 चीजें हैं, 8 कोड में कम से कम 10 क्लास चाहिए। नाड़ी के ऊपर तो 2 लेक्चर चाहिए अगर हम इसको नक्षत्र के दृष्टिकोण से और वैसे समझें। और फिर उसके बाद विश्लेषण की क्रियाएं, मेरा लगन तेरा लगन, कौन सा लगन, किसको किससे प्रेम है, मोहब्बत है, क्या है। अगर मेष लगन है तो उसका कौन सा भाव वाला अधिपति जो है व्यक्ति ज्यादा सुटेबल है। आप कैसे पकड़ें कि आपके लिए कौन सा बढ़िया होगा, कौन सा जीवन साथी बढ़िया होगा। आपसे जो दूसरे भाव वाला लगन वाला व्यक्ति बढ़िया होगा। जैसे मान लीजिए कर्क लगन वाले के लिए ढूंढ रहे हैं, कर्क लगन वाला अपना जीवन साथी ढूंढ रहा है, कैसे ढूंढना है, उसको सिंह लगन वाला व्यक्ति ज्यादा सुटेबल है, उसको तुला लगन वाला ज्यादा सुटेबल है, उसको वृश्चिक लगन वाला सबसे बेस्ट है, फिर कुंभ लगन वाला, फिर सीधा मिथुन लगन वाला। ये बीच वाला कोई लेना देना नहीं, ना 9वें भाव का स्वामी, ना 10वें का, ना 11वें का। दूसरे वाला मारक है, बेस्ट, ऑलवेज हेल्पफुल। कर्क और सिंह को मिला दो, बहुत बेस्ट। लोग कहते हैं दोनों पे श्राप लगा हुआ है, मैरिज लाइफ अच्छी नहीं होती, हमने कुंडली नहीं मिलाई होती ढंग से, ये बहुत बढ़िया होती है मैरिज लाइफ। ये सिर्फ कहना है। जैसे हम कह देते ना यार घर में गुलाब जामुन बनाने बड़े मुश्किल है, हमें रेसिपी नहीं पता होता, एक्चुअल बात ये। हाँ, और कहाँ गड़बड़ कहाँ होती है, आग कितनी देनी है, टेम्परेचर कितना बढ़ाना है, बस गुलाब जामुन वहीं गड़बड़ाता है, बाकी तक सारे कर लेते हैं। आग के मामले में सारा मामला फेल हो जाता है, वहीं एक्सपीरियंस की जरूरत है। तो आप किसी भी लगन का पकड़ के कर सकते हो भाई किसका किससे मिलना चाहिए। हमें ये भी नहीं मालूम होता तो फिर समस्या। मैंने तो खूब कराया ही, लव मैरिज एंड रिलेशनशिप में मैंने एक खूब बड़ा चैप्टर कराया। देखो इसको उर्मी जी पढ़ाती है आगे या प्रताप जी पढ़ाते हैं। सर एक नीच के मंगल का क्वेश्चन है, अगर लगन में भी नीच का मंगल हो और अभी ट्रांजिट में भी नीच का मंगल, तो भूमि माइनस माइनस प्लस नहीं हो गया? हाँ, उसे भूमि की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए इस समय। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नहीं करेगा वो? अब पॉजिटिव तो है, वैसे भी नीच लगन अगर लगन में हो, मंगल नीच का होता है तो पहली बात तो आदमी बड़ा पॉजिटिव हो जाता है, इंटेलिजेंट घाघ हो जाता है। हाँ, बहुत घाघ इंटेलिजेंट हो जाता है, सारा खेल बेचारा दिमाग से ही खेलता रहता है। देखो ये है ज्योतिष, ये मत बोलना लगन पे नीच का मंगल बैठ गया तो ये तो नहीं, ऐसा लगन में नहीं है, 4th हाउस में ही है। नहीं आपने कहा नीच का लगन पे बैठा है। नहीं, मेष लगन की कुंडली है और 4थी राशि में ही नीच का मंगल है। हाँ, तो मैं चौथा भाव सबको मैं लगन मान, 4था भाव में। हाँ, नीच का मंगल जो होगा वो व्यक्ति वैसे इंटेलिजेंट नहीं होगा? होगा। ऐसा क्यों गुरुजी? हैं? ऐसा क्यों, मतलब
जिसमें लड़ने की ताकत नहीं होती, भगवान उसको दिमाग की ताकत दे देता है। भगवान सेफ्टी के लिए हमारे पे कुछ ना कुछ छोड़ देता है। सर लड़ने की ताकत नहीं होती, मंगल है, मांगलिक है तो हो गया ना वो तो। नहीं नहीं नहीं, मांगलिक वैसे ही डरपोक होते हैं रत्ना जी। रत्ना जी मैं कह रहा हूँ मांगलिक तो वैसे ही डरपोक होते हैं। हस्बैंड है क्या आपके? फिर तो मैं तरीका बताऊं। हाँ जी, हाँ जी। अब ऐसे ही डरा दिया करो, बेलन बुलन कहीं इधर उधर लगा दिया करो बस। करने दोनों ही मांगलिक हैं, तो आपने तो पहली क्लास में तो बोला था लड़ते ही रहते हैं मांगलिक। फिर अपने टीवी चला लिया करो और लड़ते रहा करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सर सब अपना ही टीवी देखते हैं यार। नहीं देखते अलग अलग जी, ये कैसे होगा? नहीं सर मेरा क्वेश्चन है नीच का मंगल और ट्रांजिट का नीच का मांगलिक आदमी की एक खासियत बता दूं, अपने जीवन साथी के बगैर रह नहीं सकता और मिलने के बाद बिना लड़े बैठ नहीं सकता। बिल्कुल सही। रोज लड़ेगा। रोज लड़ाई उनकी सेहत के लिए अरविंद जी अच्छी है, मैं बहुत कभी भी अच्छी मना है। नहीं करता। लड़का और लड़की अगर दोनों मांगलिक है, कुछ विशेष परिस्थितियों में अगर मांगलिक है तो मैं जरूर कुछ ना कुछ दे देता हूँ उनको उपाय। अदरवाइज मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, भिड़ते रहो लड़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन मत लो। ना कोर्ट हो जाने वाला ना कोर्ट हो जाने वाली, क्योंकि वो वकील से भी डरेंगे, पुलिस वालों से भी डरेंगे। हाँ, अगर लड़की ने कह दिया मैं पुलिस में जा रही हूँ तो वो पैर पकड़ लेगा, अगर उसने कह दिया मैं तलाक ले रहा हूँ तो वो पैर पकड़ लेगी। होना जाना कुछ नहीं है। तो भूमि के लिए अच्छा हो गया सर, नेगेटिव नेगेटिव 4th हाउस सेम। नहीं 4th हाउस में अगर मंगल नीच का हो गया तो इट्स नॉट गुड। अब ऐसे में हमें चंद्रमा की स्थिति देखनी होगी। चंद्रमा डिस्पोजिटर है मंगल का, तो अगर वो डिस्पोजिटर चंद्रमा कोई अच्छा सब दिखा दे तो बहुत ही बढ़िया बात है, फिर तो ठीक हो जाएगा। जय सिया राम। अच्छा ये क्लास आज हम यहीं पर संपूर्ण करते हैं।